ओके तो मैं तब चला गया था, बट हम यहाँ से वीडियो को फटाफट से कंटिन्यू कर लेते हैं और मैं आपको बहुत जल्दी से फटाफट से बढ़िया कर बढ़ाता हूँ। देखो, ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर टू एक्वायर और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विच आर यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो सारे खर्चे जो आप खर्च करते हो किसी भी परमानेंट एसेट को एक्वायर करने में, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक ज़मीन है, ज़मीन के कागजात हैं, या ठीक है वो कागजात पे आप डीलिंग कर रहे हो और लॉयर है वो कह रहा है भैया ये ज़मीन, या ज़मीन अपने नाम करवाने में जो पैसा हम देते हैं, ज़मीन जो अपने, अबे यार साले पैड सही हो जा यार, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, आई डोंट अग्री विद इट, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। सही होगा, ठीक है। वो सारा खर्चा जो तुम रजिस्ट्री अपने नाम में करवाने के लिए करते हो, तो वो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही लेके आओगे। ओके ओके बिच, ओ सॉरी बिच, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड द एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इससे आपको परमानेंट एसेट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कौन से, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गई, मशीनरी, या आपका फर्नीचर हो गया, एट्सेट्रा, अभी कई चीज़ें होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, These assets are intended to be used a business for earning revenue over several years। ये एसेट जो है बिजनेस यूज़ करता है ताकि उसे फ़ायदा हो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स एक्सपेंसेस इन फॉर मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज़, वेजेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो खर्चे भी आते हैं, ठीक है, वो खर्चे भी आते हैं जो एक एसेट को रेडी टू यूज़ बनाने के लिए आते हैं। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, जैसे अगर एक मशीन है, ठीक है, कोई एक एमरी की मशीन है। अब एमरी की मशीन को सही कराना है, मतलब बिल्कुल एक्चुअल ख़राब है। देखो रिपेयरिंग में और स्टार्टिंग से सही कराने में क्या फ़र्क होता है। रिपेयरिंग में क्या करते हो तुम, कोई मशीनरी होती है वो चल रही होती है, एक छोटा बोल्ट निकल गया है, कुछ हो गया, छोटा मोटा जो ख़राबी होती है वो तुम रिपेयरिंग करके सही करा लेते हो। एक्चुअल मतलब रिपेयरिंग का यही होता है, ये ध्यान रखना। और रेडी टू यूज़, एक किसी एसेट को रेडी टू यूज़ करना मतलब जैसे एक मशीनरी है, ठीक है, उसका मतलब उसके पुर्जे ही नहीं है, वो बिना उसके काम ही नहीं कर सकती, तो उसे स्टार्टिंग से, जैसे तुम्हें या कोई पार्ट चाहिए मशीन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, तो उस एमरी की मशीन को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें पार्ट चाहिए, तो वो जो तुम खर्चा करोगे उस एसेट को रेडी टू यूज़ बनाने के लिए, तुम जो खर्चा करोगे तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएगा। ये बात मेरी ध्यान रखना, ओके बड़ी। अब देखो, वेजेस पेड फॉर इरेक्टिंग मशीन्स। इरेक्टिंग, आई गेस इरेक्टिंग का मतलब लेट्स गो एंड सर्च द मीनिंग ऑफ इरेक्टिंग बॉयज, सब बॉयज, इरेक्टिंग बॉयज, इरेक्टिंग, अबे क्या था भाई, कहाँ है, इरेक्टिंग मशीन्स, इरेक्टिंग मशीन्स, मीनिंग इटरिंग, put together and set up upright a building, wall or structure, put together and set upright। ओके तो देखो, इरेक्टिंग मशीन्स का मतलब है जैसे अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स को तुम किसी मज़दूर को बुला के मिक्स करवा के एक मशीन बना रहे हो, वो काम करेगी, तो उसका मतलब है मज़दूर को तुमने पैसे दिए मशीन को असेंबल करने में, या ये चीज़। कॉस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑन विच मशीन विल बी फिक्स्ड, वो उस प्लेटफॉर्म की कॉस्ट जिस पे मशीन सही हुई है। कार्टेज पेड ऑन एक्वाइटिंग प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट और मशीनरी के लिए तुमने भाड़ा दिया किसी चीज़ का, जैसे कहीं से बहुत ज़्यादा तुम्हारे सामान आया है, मशीनरी आई है, सब कुछ, तो वो आई है किस पे, बैलगाड़ी पे। अब जब बैलगाड़ी का तुम भाड़ा दोगे तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द एक्सटेंशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स, वो सारा जो भी खर्चा होगा एक्सटेंड कराने में या इम्प्रूव कराने में आपके फिक्स एसेट को। ये हमारी वेल्डिंग की मशीन है, आप चाहते हो वेल्डिंग की मशीन में एक साथ 10 सिलेंडर लगें और बहुत ऐसी आग निकले जो लावा को भी पिघला दे, ठीक है। अब आप ये चाह रहे हो, यार बोल के मेरे सीने में दर्द काहे हो रहा है,
ठीक है, तो वो एक्सपेंस हो गए। तो अब आपने क्या करा, आपने उसे मतलब पैसे दे के मशीन का ऐसा बना लिया कि वो इतनी गर्म 10 सिलेंडर लगे हुए, वो इतनी गर्म आग फेंके कि लावा भी पिघल जाए। तो उससे क्या होगा, वो पैसा जो आपने खर्चा किया मशीन को अपग्रेड कराने में, वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आपका ये है, एक्सपेंसेस इनकर टू एक्वायर राइट टू कैरी बिजनेस। जैसे आपने मान लो कोई कंपनी बनाई, तो कंपनी जो आपने बनाई, ठीक है, कि तो आप उसमें कंपनी में बिजनेस ही कैरी करोगे, तो जितना भी आपने पैसा दिया कंपनी बनाने के लिए, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएगा, राइट। और जो दूसरी चीज़ है, कॉस्ट ऑफ लाइसेंस, लीगल फीस, ब्रोकरेज पेड टू एक्वायरिंग एसेट्स, ये भी सब आपकी लाइसेंस। जैसे अगर मान लो तुमने अपना लाइसेंस बनवाया, तो लाइसेंस के तुमने पुलिस वाले को उसके नीचे से पैसे दिए, 150-400 रुपये जितने भी, मुझे नहीं पता कितने होते हैं, वो तुमने दिए, लीगल फीस दी। अगर तुम्हारा कोर्ट में कभी केस चला तो वहाँ पे तुम उसे देते हो चलाने के, अकाउंट्स भरवाने, मतलब ये सब चीज़ें जो भी होती, लीगल फीस तुम ये देते हो। ब्रोकरेज पेड टू एक्वायरिंग एन एसेट, ब्रोकरेज ये होता जो होता है ना दलाल। जैसे मान लो तुमने ज़मीन खरीदी, तो ज़मीन के लिए एक होता है बीच में दलाल, जैसे कि अरहम दलाल। अब अरहम दलाल को जब आप दोगे कितने, 25.5 रुपये, 25.5 से कम नहीं लेता वो। अल्ताफ़ भाई से तो चलो कम भी ले लेता, हमसे 25.5 से कम नहीं लेगा। तो 25.5 पैसे, रुपए भी नहीं पैसे, जो वो लेता है उसे भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहेंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस इनकर टू एक्वायर इंटेंजिबल एसेट्स सच एज गुडविल, वो चीज़ें इंटेंजिबल। पहली बात आपको मैं मतलब समझाता हूँ। देखो, टेंजिबल का मतलब होता है वो चीज़ें जिन्हें आप टच कर सकते हो, ठीक है, वो चीज़ें जिन्हें आप टच कर सकते हो। इनटेंजिबल का मतलब है वो चीज़ें जिन्हें आप टच नहीं कर सकते। तो वो सारे इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे कि गुडविल हो गई, आपने पैसे दिए इज़्ज़त अपनी बढ़वाने के लिए मार्केट में, आपके लिए अच्छे सारे कैंपेन्स हुए, सब चीज़ें हुई, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। पेटेंट्स, आपने कोई जैसे दानियाल नाम है, तो तुमने भाई क्या 5 लाख करोड़ रुपए दिए और ये कहा कि दानियाल अब सिर्फ मेरा ही नाम हो सकता और किसी का नहीं होगा। तुमने दानियाल नाम अपने नाम पे पेटेंट करा लिया, अपने नाम पे रजिस्टर्ड करा लिया, किसी और का नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएगा, वो खर्चा भी। ओके ब्रो, नाइस, वेरी कूल। 7th पॉइंट, वो सारे एक्सपेंसेस जो एक बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने में आते हैं, ठीक है। जैसे वही है कंपनी बनाने का खर्चा। कंपनी मतलब आप 1500 रुपये जो कंपनी को रजिस्टर्ड, ऐसे ही पता ऐसी कुछ अमाउंट होती है। तो ये सब जो भी खर्चे होते हैं एक बिज़नेस को बनाने में, इस्टेब्लिश करने में, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएंगे। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स, वो खर्चे जो आपके शेयर्स इशू करने पे आते हैं। देखो, जब आप शेयर इशू करते हो ना, एक कंपनी होती है, तो तुम्हें पता है कंपनी होती है वो शेयर्स बेचती है, तो वो शेयर बेचती है यानी कि अपने शेयर इशू करवाती है, ठीक है, मार्केट में भिजवाती है। तो उसका जो शेयर इशूइंग करने का पैसा होता है, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएगा, शेयर इशूइंग का। अब बात आती है डिबेंचर्स क्या होते हैं। इसका मैं तुम्हें मतलब समझा देता हूँ। ये कुत्ते का पिल्ला आया था प्री बोर्ड में और मुझे तब इसका मतलब नहीं पता था, इसलिए मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऐसी जहालत वाली चीज़ें वो बोर्ड में ज़रूर देते हैं, ठीक है। और आपको मतलब समझाते हैं डिबेंचर का मतलब क्या होता है, ठीक है। अ डिबेंचर इज़ अ बॉन्ड इशूड विद नो सिक्योरिटी, ये डिबेंचर एक बॉन्ड है जो बिना किसी सिक्योरिटी के इशू होता है। यानी कि मतलब एक कंपनी इशू कर देती है, एक तरीके से कंपनी कह देती है कि हमें इतने एक्स अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत है, इतने पैसों की हमें ज़रूरत है, नो सिक्योरिटी का, और हम अपनी कोई सिक्योरिटी नहीं रख सकते। मतलब हम ये जगह, आप हमें इतने पैसे दो, लेकिन हम कोई सिक्योरिटी नहीं रख सकते कि कोई ठीक है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सामने वाले के क्रेडिट वर्दिनेस यानी कि उसकी ईमानदारी पर भरोसा करते हैं, बंदा कितना ईमानदार है, पैसे दे देगा या नहीं दे देगा, ठीक है। तो उस पर भरोसा करते हैं और उस हिसाब से फिर उसे पैसे देते हैं, ठीक है। एंड रेपुटेशन ऑफ द इशूइंग एंटिटी टू ऑब्टेन रिटर्न ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट, एग्जांपल्स डिबेंचर। हाँ, तो ये चीज़ हो गई। तो अब ये जो होते हैं जैसे ट्रेजरी बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स, ये दोनों जो हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे।
डिबेंचर, ये बात याद रखिएगा आप। अबे ये दोनों नहीं आएंगे, सॉरी, मेरा मतलब ये है ये इशू करवाने में। जैसे शेयर है, शेयर आप इशू करवाते हो, शेयर आपने मार्केट में भिजवा, मार्केट में भिजवाने के पैसे जो होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे। ऐसे ही डिबेंचर मार्केट में भिजवाने के जो हैं, मार्केट में आप भिजवाओगे तो उसका जो खर्चा वर्चा जितना भी होगा वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि जब आप उसे भिजवाओगे तभी आपको उसके बदले मतलब पैसा मिलेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? नाइस। अब आ जाइए इधर, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रेजिंग लोन्स फॉर द बिजनेस। वो खर्चे, जैसे मान लो तो आपको 5 करोड़ का लोन चाहिए, आपने मैनेजर की पैंट में हाथ डाला, मतलब पॉकेट में, और आपने उससे जो है 1 लाख का चेक पकड़ा दिया कि भैया रखो, तो वो 1 लाख जो होंगे वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। वैसे तो हम ऐसे चीज़ों को लगाते नहीं हैं, लेकिन अगर आप जो अलग से पैसा दे रहे हो तो उसे लोन के लिए जो आपने खर्चा किया लोन करवाने के लिए बिजनेस के लिए, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड टू रिड्यूसिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो खर्चे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करने के लिए लगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल यही है, तुम्हारे पास एक वो है ऑटो, ठीक है, एक ऑटो है, वो रोज़ तुम्हारा 500 किलो सामान जो है मुरादाबाद से अमेरिका US से लेके जाती है, ठीक है। रोज़ के 500 रुपये लगते हैं ये काम करने के, ठीक है। अब तुमने क्या करा, उसे ऑटो को पेट्रोल से तुमने कन्वर्ट कर लिया, किस में, उसमें वाटर में, ठीक है, पानी से चलेगी, तो वो 500 के 50 रुपये लगने लगे। अब वो रोज़ ऑटो तुम्हारी मुरादाबाद से अमेरिका तुम्हारा 500 किलो सामान जो है लेके जाएगी 50 रुपये में, ठीक है। तो वो जो तुमने खर्चा किया, तुमने पेट्रोल से वाटर में कन्वर्ट करवाने में जो $6 बिलियन का खर्चा किया, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, पॉइंट का इतना ही मतलब है। लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ये कोई वैसा पॉइंट नहीं है, लेकिन ये अलग, ये खुद में ही एक पॉइंट है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ये होता है, जैसे मान लो आप तुमने चाय की फसल लगाई, तुमने चाय की फसल लगाई, देखो तुम्हारा एक क्वेश्चन आ सकता है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल अपने दिमाग में रखना। तुम किसान हो, तुमने चाय की फसल लगाई, ठीक है। अब चाय की फसल लगाने में वो चाय के उगने से पहले रोज़ पानी देना, वेल से पानी निकालना, ये जितना भी खर्चा आएगा वो होगा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि किसी चीज़ को डेवलप करने का खर्चा। ये बात अपने दिमाग में याद रखना। और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। और ये मैं बता रहा हूँ, ये जो ऐसी अननोन चीज़ें होती है ना, जिनमें नज़र नहीं पड़ती है, बहुत चालाक होते हैं बोर्ड वाले, देते ज़रूर हैं ये। अब आ जाते हैं नीचे। अच्छा, ये बात अपने दिमाग में याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। मुझे भी पहले कन्फ्यूज़न था, मुझे लगता था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा, बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ मनी के साथ खर्च करते होगे, लेकिन मेरी जान ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे, द अमाउंट स्पेंड, द मैनर ऑफ पेमेंट, द सोर्स ऑफ पेमेंट, द यूज़ ऑफ मनी बाय द रिसिपेंट नॉट रिलेवेंट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द एक्सपेंडिचर्स कैपिटल नेचर। द अमाउंट स्पेंड, कितना पैसा खर्च किया, द मैनर ऑफ पेमेंट, किस पेमेंट में दी, चेक दी, गोल्ड में दी, हाथ में दी, पैसे, नोट, तो सोर्स क्या है पेमेंट का, पैसे का इस्तेमाल कैसे हुआ, पैसे को जला दिया, चबा लिया, खा गए, निगल लिया, सारी चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब यूज़ ऑफ मनी बाय द रिसिपेंट, यानी कि तुमने मान लो तुम्हारा जो पैसा है, तुमने मशीन खरीदी सामने वाले से 1 लाख रुपए, अब 1 लाख रुपए तुमने उसे दिए, तुमने मशीन ले ली, अब वो 1 लाख रुपए की बत्ती बनाए, कुछ भी करे, तुम्हें मतलब नहीं है, तो बाय द रिसिपेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये वाली जो चीज़ें हैं डिसाइड नहीं करती हैं कि वेदर जो तुमने खर्चा किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं है, कि तुमने कितना पैसा दिया, पैसे का मतलब कैसे दिया पैसा, और पैसे का सोर्स क्या था, कहाँ से पैसा लिया तुमने, और तुमने जो पैसा जिसे दिया वो उसे खर्च कैसे करता है, वही जो मैंने तुम्हें बताया था। तो ये चीज़ें
डिपेंड नहीं करती हैं, ये डिटरमाइन नहीं करती हैं कि जो तुमने खर्चा किया वो कैपिटल इन नेचर होगा या नहीं होगा. ओके. An expenditure will not be capital expenditure merely because the amount spent is large or because it is paid in installments or because the money was raised through a loan. ये देखो, एक जो expenditure होगा will not be capital expenditure, एक जो an expenditure will not be capital expenditure merely because the amount spent is large or because it is paid in installment or because the money was raised through a loan. Will not be capital expenditure merely. एक खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा क्योंकि MERELY का मतलब होता है MERELY ब्रो. व्हाट द, अबे इंटरनेट चला गया यार, कोई बात नहीं. अमाउंट स्पेंड लार्ज बिकॉज इट्स पेड इंस्टॉल, मतलब ये कहा है कि अगर इंस्टॉल, यार मुझे तो उसका मतलब कुछ और ही समझ आ रहा है. एन एक्सपेंडिचर विल नॉट बी कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरली बिकॉज द अमाउंट स्पेंड इज लार्ज और बिकॉज पेड इन इंस्टॉलमेंट्स और बिकॉज मनी वाज रेज्ड थ्रू अ लोन. फिलहाल ये जो बात है ये इतनी कही गई है कि एक खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़रूर, ये भाई मुझे ये वाली इंग्लिश मेरे ऊपर से समझ गए, पता नहीं मेरे दिमाग का भी कुछ ऐसा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है. फ़िलहाल अभी जो मुझे इसका मतलब समझ में आ रहा है वो ये है कि एक जो अमाउंट होगी ज़रूरी नहीं है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो अगर वो बहुत ज़्यादा खर्च करी गई है, ठीक है, या अगर इंस्टॉलमेंट में दी गई है या अगर लोन के थ्रू रेज हुई है, तो ज़रूरी नहीं है. अगर ये बात है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है, ज़रूरी नहीं है ऐसा. मुझे ये समझ आ रहा है इसका और मुझे लग रहा है मुझे गलत समझ आ रहा है, तो अभी रुक जाओ इंटरनेट पे, आई विल चेक इट एंड देन टेल यू लेटर. नेट चला गया कुत्ते का पिल्ला साला. ठीक है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आर गिवन बिलो. भैया ये तुम खुद पढ़ लियो तो तुम्हें पता ही होना चाहिए. ठीक है. अब आ जाओ 6.2 पे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. जी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? सबसे पहले रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब, ठीक है बताते हैं. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है, मतलब वो खर्चा होता है जिसका फ़ायदा करंट ईयर में ही ख़त्म हो जाता है, एक साल के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाए. करंट ईयर से मेरा ब्रो ये बात ध्यान रखना, मतलब इसी साल में ख़त्म हो जाएगा. अगर 2020 में कोई चीज़ खरीदी है तो 2020 में ही ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, विद इन द करंट ईयर. ये नहीं है कि अगर तुम जिस डेट से तुमने ख़रीदी है उसके एक साल बाद तक चलेगा, करंट ईयर में ही ख़त्म हो जाता है, इसका एडवांटेज. ओके. हाँ जी. तो ऐसे जो एक्सपेंडिचर होते हैं रिकरिंग इन नेचर होते हैं, यानी कि बार बार होते हैं, और इनसे आप कोई भी परमानेंट एसेट नहीं होता. ऐसा खर्चा करने पर आपको कभी कोई परमानेंट एसेट नहीं मिलता. ये बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो आपके मतलब डे टू डे रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक बिज़नेस को चलाने के लिए. ठीक है. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपकी किसी भी तरीके से अर्निंग कैपेसिटी को बिज़नेस को बढ़ाता नहीं है. ठीक है. डज़ नॉट ऐड द अर्निंग कैपेसिटी. ये बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता नहीं है, बट सिर्फ उसे मेंटेन करने में मदद करता है, बढ़ाता नहीं है. जितने भी खर्चे होते हैं डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के एक फर्म के, वो सब जो है यही होते हैं. ठीक है. अब आ जाते हैं ये, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस इंक्लूड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये फॉलोइंग टाइप्स जो हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं. Expenses incurred due to running of the business do not yield beyond benefit beyond the current year. Have some my Dakar. Nice. Incurred for day to day running of the business. वो सारे खर्चे जो दिन भर में हो जाते हैं एक बिजनेस को चलाने के लिए. These expenses do not, हाँ ये तो हमें पता ही है, एक साल से ज़्यादा कोई ये बेनिफिट क्रिएट नहीं करते हैं. इनका इफेक्ट भी शॉर्ट लिव्ड होता है. एग्जाम्पल देख लो, रेंट हो गया, सैलरीज हो गई, वेजेस हो गई, पावर एंड फ्यूल एटसेट्रा. आप एक गाड़ी जाने में अपना फ्यूल भरवाते हो तो ये थोड़ी आज तुमने फ्यूल भरवाया वो अगले 10 साल तक ऐसे चल लिया ना. तुम किसी की सैलरी दे रहे हो, सैलरी बेसिकली मंथली दी जाती है, मंथली बेसिस पे. हमारे यहाँ तो दिहाड़ी चलती है, मतलब हाँ दिहाड़ी चलती है. तो ये क्या होता है, दिहाड़ी तुम ये थोड़ी है तुमने आज दिहाड़ी दी वो बंदा 10 साल तक उसी पैसे से काम चला रहा है, ऐसा थोड़ी है.
तो तुम देते रहते हो हर दिन दिहाड़ी, ठीक है, वेजेस भी वही हो गई, सैलरीज भी हो गई, पावर एंड फिर पावर भी वही है, बिजली का हिसाब भी मंथली बेसिस पे होता है, और आप कोई फिक्स एसेट भी नहीं एक्वायर कर रहे हो, ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट है, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द अपकीपिंग ऑफ फिक्स एसेट्स, वो खर्चे जो फिक्स एसेट्स को सही रखने में होते हैं। देखो ये दो चीज़ बहुत ध्यान से रखना, मुझे पता तुम कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हम भी कंफ्यूज हुए थे, तुम भी कंफ्यूज हो गए, हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे, ठीक है। तुम कंफ्यूज हो गए, अब भैया क्या, किस चीज़ में कंफ्यूज हो गए, तुम कंफ्यूज हो गए इस चीज़ में। यहाँ एक पॉइंट था जिसकी मैं सेकेंड, ब्रोकरेज हॉलिंग ऑफ सेकेंड में हेल्प टू इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग एक्सपेंडिचर एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट्स, ये वाला एक्सपेंडिचर इन अकर्ड फॉर द एक्सटेंशन, रुको और प्यार से दिखा दें, टेंशन मत लो, हम दिखाते हैं। एक्सपेंडिचर इन अकर्ड फॉर द एक्सटेंशन और इम्प्रूवमेंट्स इन फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पे एक्सटेंशन यानी कि एक्सटेंड करने की बात हो रही है या इम्प्रूव करने की बात हो रही है, ठीक है, एक्सटेंड करने की या इम्प्रूव करने की बात हो रही है। और यहाँ क्या बात हो रही है, इधर या इससे इम्प्रूव होगी, यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ ये बात हो रही है वो मतलब ऑलरेडी चीज़ को रोज़ का जो उसमें छोटा मोटा खर्चा, मतलब छोटा मोटा उससे रिलेटेड जो खर्चा होता है उसे सही से चलने के लिए। फिक्स्ड एसेट रिप्रेजेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ फिक्स्ड एसेट्स जो हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करते हैं, बट एक्सपेंसेस इनकर टू कीप देम इन गुड वर्किंग कंडीशन, लेकिन जो खर्चे उन्हें गुड वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए होंगे, जैसे कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो उन्हें आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहोगे। ओके ओके, कोई कन्फ्यूज़न हो मुझे कॉल कर लेना, मेरा नंबर है 100। अच्छा ये भी चीज़, लीगल एक्सपेंसेस जो होंगे आपके, जैसे मान लो तुम्हारी कोई ज़मीन है, ज़मीन पे किसी ने ये कह दिया कि भाई ये ज़मीन छोड़ो, मशीन है, मशीन पे किसी ने कह दिया ना ये तो मेरी है, उसने तुमने कहा ना ये तो मेरी है। अब तुम कोर्ट में गए, तुमने वकील को कहा वकील भैया देखो ये 500 अरब करोड़ की मशीन है, मेरी है, ये समोसे बनते हैं इससे, वो कह रहा उसकी है। अब तुमने उसे 20 रुपये दिए, तो जो तुम 20 रुपये दोगे, लीगल एक्सपेंस जो होगा फिक्स एसेट की ओनरशिप डिफेंड करने के लिए कि भैया मेरा है ये, मैंने वकील को 20 रुपये दिए हैं, वकील लड़ेगा तुम्हारा केस, ठीक है। तो ये जो 20 रुपये तुम दोगे ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। एक्सपेंसेस इन अकॉर्ड ऑन परचेजिंग स्टॉक्स ऑफ मटीरियल्स एंड गुड्स, वो खर्चे जो आप परचेज करते हो या वो करते हो ठीक है, किस चीज़ के लिए, मटीरियल एंड गुड्स के लिए जो आप स्टॉक कर लेते हो। ये क्या क्या हैं, दीज इंक्लूड द गुड्स परचेजेस फॉर रीसेल, जो अच्छा एक बात मेरी बहुत प्यार से ध्यान में रख लो, जो भी चीज़ आप खरीदते हो रीसेल पर्पस से, अगर तुमने ज़मीन भी इस पर्पस से ख़रीदी है कि उसको रीसेल करोगे, शायद ये यार पूछूंगा मैं साला कल जाके उनसे कि अगर तुमने ज़मीन खरीदी है और तुम इस पर्पस से ख़रीद रहे हो कि तुम उसे रीसेल करोगे, तो मेरे हिसाब से वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगी। कोई भी चीज़ जिससे तुम इस पर्पस से ख़रीद रहे हो कि तुम रीसेल करोगे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आएगी। अब ये कंफर्म करके और बता दूंगा, दूसरा ये देख लो, ये पढ़ा देता हूँ उसने, हाँ जी, फॉर रीसेल एंड दीज इंक्लूड्स, अच्छा जो भी मटीरियल और गुड्स आप खरीदेंगे रीसेल के पर्पस से, एंड रॉ मटेरियल परचेज्ड, और जो भी रॉ मटेरियल आप खरीदेंगे कन्वर्ट करने में उन्हें फिनिश गुड्स में, ठीक है, वो जो अमाउंट होगा, ठीक है, द अमाउंट यूज ड्यूरिंग द ईयर इज़ रेवेन्यू, और हाँ वो करंट ईयर में यूज हो जाएगा पैसा, तो आप उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहोगे। और जो बची हुई कॉस्ट होगी वो एक तरीके से एसेट होगी। इधर देखो मत, सिंपली सी ये बात है, ठीक है, जो भी चीज़ आप बेचने के लिए करोगे, बेचने के लिए ख़रीदोगे, और जो भी रॉ मटेरियल आप ख़रीदोगे उसे गुड में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे अगर एल्युमिनियम ख़रीद रहे हो उसे पीस में बनाने के लिए, तो वो एल्युमिनियम आपकी जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। एल्युमिनियम नहीं, जो पैसा आपने खर्चा किया है उसे प्रोडक्ट में बनाने के लिए। हाँ, फोर्थ वाला डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, साला डेप्रिसिएशन का मतलब भूल जावे, पढ़ना पड़ेगा। ओके, फिक्स्ड एसेट्स लूज द पार्ट, डेप्रिसिएशन यानी कि किसी चीज़ की वैल्यू में कमी आना, ठीक है, डेप्रिसिएशन किसी भी चीज़ की वैल्यू में कमी आना। जो फिक्स्ड एसेट्स अब तुम्हें पता है कि हर जैसे तुमने कोई मशीनरी ली,
तो वो हर साल कुछ ना कुछ अपनी एसेट की वैल्यू थोड़ा लूज़ करेगी। तुमने ली, अबे होता ही है, बाइक ली तुमने, ठीक है, कितने की, 1 लाख की। अब वो बाइक कितने की हो गई, कुछ टाइम बाद 80 की हो गई, वो कुछ टाइम बाद जो है 50 की हो गई, कुछ टाइम बाद 60 मतलब सॉरी 60 की नहीं 40 की हो गई। तो ऐसे जो गिरावट आती है उसकी कॉस्ट में, ठीक है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा वो गिरावट, ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ, सच रिडक्शन, यही रिडक्शन कॉस्ट को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तुमने 1 लाख में कोई स्कूटी ली और 25,000 में बेच दी, तो जो लॉस हुआ वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन्स, कोई बाइक ली, साइलेंसर फट के 64 हो, फट के फ्लावर हो गया, आपने उसे रिप्लेसमेंट करा दिया, तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द पीरियड आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज़, इंटरेस्ट जो होगा एक किसी चीज़ पे जब आप उसे यूज़ पे लगा दोगे तो वो भी होगा। हु फ्रेंच यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड, ये भी पढ़ लियो, उसकी रीडिंग मार लियो। रॉ मटेरियल्स ये चलो करा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भैया। अब ये जो है नीचे जो आप देख रहे हो, ये है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में इन्हें एज कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करा जाता है। डार्लिंग एक एक चीज़ कितनी मोहब्बत से रीडिंग मारना, इस चैप्टर में से बहुत आएगा, इसमें आने के लिए बहुत है, बता रहे हैं हम आपको, हमारी बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स, व्हेन दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ फिक्स्ड एसेट्स, जब आप रॉ मटेरियल और स्टोर को मतलब रॉ मटेरियल को समझ लो, ऊपर आपने पढ़ा था, ऊपर आपने क्या चीज़ पढ़ी थी, जब आप रॉ मटेरियल यूज़ करोगे, रॉ मटेरियल किसी जैसे मुझे बेचने के लिए यूज़ करना है सैम्पल, ठीक है, तो मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा, अब मैंने सैम्पल बनाया, मैंने बेच दिया, तो वो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मैं चाहता हूँ यार मेरे घर के लिए मेरे पास वास होना चाहिए बड़ा सा खूबसूरत सा, तो मैंने वो वास के लिए जो मैं रॉ मटेरियल जो सिल्ली खरीदूँगा, वो सिल्ली, क्योंकि मुझे वो चाहिए अपने लिए, ठीक है, रीसेल के लिए नहीं चाहिए, अपने लिए चाहिए, तो वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, कीप इन माइंड। दूसरा क्या हो गया, कैरीज एंड फेयर फ्राइट, कैरीज यानी कि भाड़ा हो गया, यही चीज़ हो गई, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट समझ लो। इफ दीज एक्सपेंसेस आर पेड ऑन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूली एक्वायर्ड फिक्स्ड एसेट्स, अच्छा, थोड़ा रेस्ट भी लूँगा, क्या टाइम हो रहा है, 3:22 हो रहे हैं, चलो फटाफट से ये कराते हैं, फिर आपको डेफर्ट कराते हैं, वो तो होगा। डेफर्ड और इसमें दूसरा क्या चीज़ है, और 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 चलो पहले कराते हैं, बाकी थर्ड वाला आपको करते हैं। ऐसे 2 या 3 पार्ट में डाल दूंगा यार, कोई प्रॉब्लम थोड़ी, बाकी सब कुछ कर लेगा, ऐसी प्रॉब्लम नहीं। हु 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 अबे इसकी देखो, ये वाले ये जो है ना, ये इसकी मान लियो रीडिंग, सिंपल सी बात है, इसकी रीडिंग मान लियो, इसमें कुछ ऐसे ज़्यादा है नहीं, इसकी बहुत ज़रूरी है, और इसकी भी इतनी, मतलब इसकी भी रीडिंग मान लियो डिस्टिंक्शन, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये, बल्कि इतना ज़रूरी नहीं है, ये सारी बातें आपको इधर ही बता दी हैं, यहाँ बता दी हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है भैया पर्पस कैपिटल एक्सपेंडिचर का, क्या है, वो सारे मतलब इनकर्ड, मतलब वो सारे खर्चे जो आपको फिक्स्ड एसेट एक्वायर करा दें और बिजनेस में यूज़ हो, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो सारे खर्चे जो डे टू डे
बिजनेस में आप कंडक्ट करते हो। अर्निंग कैपेसिटी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर से तो कोई अर्निंग कैपेसिटी होती है? जी हाँ, होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं करता। वो सिर्फ उसे मेंटेन करने में मदद करता है, सिर्फ मेंटेन करने में मदद करता है। पीरियड ऑफ बेनिफिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पीरियड ऑफ बेनिफिट क्या होता है? 1 ईयर। देखो 1 साल से ज़्यादा ही होता है और वो कई सालों तक हो सकता है, ठीक है। 1 साल से ज़्यादा ही होगा और कई सालों तक हो सकता है, 5 साल 6 साल, कई बहुत लंबे समय तक हो सकता है। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये करंट अकाउंटिंग ईयर में ही ख़त्म हो जाएगा। ओके, जैसे अब ये मान लो अगर 2022 होने में 6 महीने बचे हैं या 2 महीने बचे हैं, अगर आपने आज कुछ ख़रीदा तो वो इसी साल के करंट अकाउंटिंग ईयर में उसका वो फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा। पीरियड ऑफ बेनिफिट तो मैंने आपको बता दिया है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? ये याद रख लेना, इसकी बत्ती बना लो, कुछ भी करो उसको ज़रूर याद रखना। कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में शो होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेनिंग अकाउंट एंड और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में शो होता है। मैं बता रहा हूँ, उसकी बत्ती बना लियो, 1 नंबर का जरूर आएगा। नेचर, नेचर क्या है भैया? नॉन रिकरिंग इन नेचर है, मतलब नॉन रिकरिंग बार बार नहीं होता है, रिकरिंग इन नेचर बार बार होता है। इफेक्ट्स ऑन एसेट, एसेट पे क्या इफेक्ट है? ठीक है, इससे एक एसेट का वैल्यू बढ़ता है, इससे एसेट का वैल्यू नहीं बढ़ता है, बहुत सिंपल सी बात है। तो यह है, ये वाला वीडियो देख लियो और ये रुक जा, डेफर्ड भी हाथों हाथ करा देता हूँ, रेवेन्यू तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर तुम्हारा जो है बस बचेगा क्या? कैपिटल रिसीव्ड्स बच जाएगी। ये मैं तुम्हें फिर एक साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगा और उसमें एक्सरसाइज भी, ये सारी एक्सरसाइज भी हम लोग साथ में कर लेंगे। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटे, तुम लोगों के लिए बना रहा हूँ, चिप्स विप्स खिला दियो थोड़ी से। हाँ जी। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये वो होता है जिसका बेनिफिट तो आपको 1 साल से कई साल तक मिलता है, 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट होता है, लेकिन इससे आपको कोई परमानेंट एसेट नहीं मिलेगा। परमानेंट एसेट कोई नहीं मिलेगा इससे आपको, ठीक है। यही जैसे कि डेफिनेशन में भी तुम देख लोगे, ये वो खर्चे होते हैं, ठीक है, जिनका बेनिफिट तो आपको बियॉन्ड द करंट अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा होता है, लेकिन इनसे आपको कोई भी परमानेंट एसेट नहीं मिलता है। हाँ, अबे यार छींक अटक गई, वाह बड़ी बुरी लगती है, वाह हाँ छींक अटक देती, बड़ा बुरा लगता। हाँ जी, आजा छींक आजा, हाँ हाँ आजा, साली अटक गई। एग्जाम्पल देख लो, इसका एग्जाम्पल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, वो एडवर्टाइजिंग के खर्चे, ठीक है। किसी प्रोडक्ट को आप नई मार्केट में लेके आते हो, ठीक है, आप उस पर एडवर्टाइजिंग पे बढ़िया करके खर्चा कर देते हो। अब वो क्या होगा, आपने एडवर्टाइजिंग पे खर्चा कर दिया तो अब वो आपको फ़ायदा कई सालों तक होगा, प्रोडक्ट कई सालों तक बिकेगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर इंजॉयड बाय द बिजनेस ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, वो जो मैंने आपको बताई। देयरफॉर सच एक्सपेंडिचर शुड बी प्रॉपरली स्प्रेड ओवर, क्या है, देयरफॉर सच शुड बी प्रॉपरली स्प्रेड ओवर सेवरल ईयर्स, हाँ कई सालों तक इसका फ़ायदा होता है। अ पोर्शन ऑफ दिस एक्सपेंडिचर इज़ डेबिटेड, ये फ़िलहाल डेफर्ड का मतलब ये समझ लो बस आप, जो के फ़ायदा कई सालों तक होता है लेकिन परमानेंट एसेट कोई नहीं मिलता। अब ये देखो कि ये अकाउंटिंग में मतलब कहाँ पे आता है। अब ये जो आप खर्चा करते हो, इसका जो एक पोर्शन होता है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में शो होता है, ठीक है, करंट ईयर के, और जो रिमेनिंग होता है वो बैलेंस शीट में शो होता है। जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपका बैलेंस शीट में शो होगा, ठीक है, और जो आपका वो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो आपका जो है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में शो होगा, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में शो होता है। अब ये जो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका एक पार्ट तो इसमें शो होगा बैलेंस शीट में, और एक पार्ट जो होगा इसका इसमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में शो होगा, ठीक है। तो ये ऐसा है हिसाब। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के? हैवी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग पे बहुत बढ़िया हैवी खर्चा कि बहुत हैवी रिपेयर कराया आपने, बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग कराई है,
ठीक है। एक्सपेंसेस इनकर टू रिमूव द बिजनेस टू अ मोर कन्वीनियंट प्लेस, वो खर्चे जो एक बिज़नेस को कन्वीनियंट, जैसे तुम्हारा बिज़नेस यहाँ है और तुम यहाँ से करूले लेके जा रहे हो, यहाँ दिक्कत हो रही है, करूले पर आराम से काम हो जाएगा, तो करूले लेके जा रहे हो तो वहाँ से उसे लेके जाने पे जो खर्चा होगा वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। R&D, जो मुझे याद है उनने पूछा था सरफराज सर ने कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, रिसर्च और डेवलपमेंट, तो रिसर्च के जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। अभी जितनी भी इलस्ट्रेशन थे तुम्हारा भाई सब कराएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। और इसके साथ साथ मैं तुम्हें ये भी कराऊंगा जो रह रहा है, क्या है तुम्हारा कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है, ये करा दूंगा। अभी बस इतना करो। ओके। बाकी यार एक काम करियो, थोड़ा इसका रीडिंग मार लियो, ठीक है, इसका रीडिंग मार लियो। मैं बंद करता हूँ, थोड़ा मैं लेटता हूँ, आराम करता हूँ। सी या।